गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भावना स्कूल के यूट्यूब चैनल पर क्लास 11th के आरो बुक का दुष्यंत कुमार द्वारा रचित साए में धूप गजल का अध्ययन करेंगे। इसके अंदर कवि ने क्या क्या बताया है राजनीतिक बारे में या लोगों के जीवन के बारे में, किस तरह शोषक वर्ग के बारे में, ये सब इसके अंतर्गत बताया गया है कि लोग वादे बहुत करते हैं लेकिन उसको निभाता कोई नहीं है, कि लोगों की कथनी और करनी में कितना अंतर बताया गया है। इस पाठ के अंतर्गत, इस गजल के अंतर्गत ये बताया गया है। कवि की गजल के अंतर्गत ये है कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही। अगर मेरे मन में, मेरे हृदय में अगर आग नहीं है तो वो आग अगर तुम्हारे सीने में हो, तुम्हारे हृदय में हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। जो चिंगारी की आग है कहीं भी हो, लेकिन व्यक्ति के अंतर्गत जलनी चाहिए। अब है दुष्यंत कुमार। इनका जन्म सन 1933 ईस्वी में राजापुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी प्रमुख रचना है सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, साए में धूप, जिसका इसके अंतर्गत वर्णन किया गया है। जलते हुए वन का वसंत काव्य, एक कंठ विश्व पाई, गीति नाट्य, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी, ये इनका उपन्यास है और इनकी मृत्यु सन 1975 में मानी गई है। दुष्यंत कुमार साहित्य जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ था। उन्होंने अपने साहित्य का सृजन इलाहाबाद से शुरू किया था और वहां की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे थे। जो भी साहित्य संस्था थी परिमल, तो वहां की जो भी गोष्ठियां होती थी, वहां की जो भी सभाएं होती थी, वे पूर्ण रूप से उसमें भाग लेते थे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी वे जुड़े रहे थे। आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश, आजीविका के लिए अपने जीवन को पालन पोषण करने के लिए उन्होंने आकाशवाणी, और पहले तो सर्वप्रथम आकाशवाणी में और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में भी इन्होंने अपना काम किया था। अल्प आयु में ही, मतलब कम उम्र में ही उनका देहावसान हो गया। उन्होंने अपने जीवन में कुछ ही समय अपना जीवन जी पाए थे और अल्प आयु में, अल्प आयु मतलब थोड़े ही समय बाद इनका देहांत हो गया। किंतु इस छोटे से जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं। जीवन तो उनका छोटा है, लेकिन उन्होंने हमारे लिए जो भी किया है वो कुछ छोटा नहीं है, उसकी उपलब्धियां बहुत बड़ी है। गजल की विधा को ही हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत को ही जाता है, कि गजल जिसको प्रसिद्ध करने के लिए पूरा प्रमुख श्रेय दुष्यंत कुमार को ही जाता है। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। अब इसमें यह भी बताया गया है कि जो दुष्यंत कुमार के जो गजल थे, उनके शेर थे, जहां में भी राजनीतिक मीटिंग होती थी या सभाएं बैठती थी, उस जमावड़े में भी उनकी लोकोक्तियां प्रचलित थी और उन्हें वापस गाया जाता था, बताया जाता था, यह रिपीट किया जाता था। साहित्य गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए। एक कंठ विश्व पाई शीर्षक में गीति नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशंसित कृति है, जो लोगों में बहुत ज्यादा प्रचलित हुई थी और लोगों ने इसे बहुत पसंद भी किया था। यहाँ दुष्यंत की जो गजल दी गई है वह उनके गजल संग्रह साए में धूप से ली गई है। गजलों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, कि गजल को शीर्षक देने का कोई प्रावधान नहीं है। उसे शीर्षक ना देवे तो भी चलेगा। कोई भी कविता होती है उसका शीर्षक बनता है कि ये कविता किसके बारे में लिखी गई है, लेकिन गजल में कोई शीर्षक देना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि उसमें अलग अलग चीजों का, अलग अलग बातों का, अलग अलग प्रकारों का वर्णन किया जाता है। इसलिए यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ मेन शीर्षक यही है गजल। अब इसमें अलग अलग बातों का विचार प्रकट किया गया है। गजल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मल
और स्वतंत्र होते हैं। ये किसी से बंधे हुए नहीं होते। एक शेर है तो उसका पूरा अर्थ उसी के आधार पर निर्भर रहता है, वह दूसरे शेर पर ये आश्रित नहीं होता है। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार भी नहीं होती है। जिस तरह काव्य रचना के अंतर्गत हम कोई भी कविता या कोई भी पद पढ़ते हैं तो उसमें हम क्रम वाइज पढ़ते हैं और उसी का विश्लेषण करते हैं, लेकिन गजल के अंदर कवि शायर ने बताया है कि इसको क्रमबद्ध पढ़ने की कोई जरूरी नहीं है। एक गजल है, उसके बाद आप चौथी भी पढ़ सकते हो, पांचवी भी पढ़ सकते हो, दूसरी भी पढ़ सकते हो। इसके बावजूद दो चीजें ऐसी है जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की शक्ल देती है। पहली क्या है? एक रूप में के स्तर पर तुक का निर्वाह और दो अंत्य वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है। जो तुक मिलता है मतलब जो भी लास्ट में आखिर में जो शब्द आते हैं तुक, तो उन दोनों की आवाज जब हम अपनी ध्वनि अपने मुंह से निकालते हैं तो दोनों का तुक मिलना जरूरी होता है, जिसे तुकबंदी कहा जाता है। और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति से उसका तुक का निर्वाह होता है। आमतौर पर गजल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पूरी गजल एक खास मनय स्थिति में लिखी गई है, लिखी जान पड़ती है। राजनीतिक और समाज में जो भी कुछ चल रहा है, अब इस गजल के माध्यम से दुष्यंत कुमार शायर ने ये बताया गया है कि आज जो समाज में या राजनीतिक में जो भी उथल पुथल चल रही है, जो भी भ्रष्टाचार चल रहा है या शोषण चल रहा है लोगों का, वह इसके अंतर्गत बताया गया है। उसे खारिज करने मतलब उसको समाप्त करने या उसे बंद करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गजल का केंद्रीय सूत्र है। कि जो भी उन्होंने अपनी गजल के माध्यम से बताया कि राजनीतिक और समाज में जो भी भ्रष्टाचार चल रहा है, कूटनीति की चल रही है, उसको समाप्त करने के लिए या उसको सही राह पर लाने के लिए अलग अलग विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव माना जाता है और उसे ही गजल का केंद्रीय भाव कहा गया है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गजल हिंदी गजल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। अब है गजल। अब पहली गजल के माध्यम से कवि शायर क्या कहना चाहता है? कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। अब इसके अंतर्गत में क्या बताना चाह रहा है कि कहा कि पहले जो भी राजनीतिक में लोग खड़े होते हैं, इलेक्शन में खड़े होते हैं, तो वो हमारे घर घर आकर लोगों से कितने तरह के वादे करते हैं और आश्वासन भी देते हैं कि हम हर घर की हर आवश्यकता की पूरी करने की भरसक प्रयास करेंगे और हर शहर को ऊंचा उठाने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन गजल के माध्यम से कवि लेखक क्या बता रहा है शायर? कहा तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कि कहा जब वो वोट मांगने के लिए जनता के पास आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि हर घर के लिए हर घर को रोशनी प्रदान की जाएगी। कहाँ चिरागा मयस्सर नहीं शहर के लिए। और अब जब इलेक्शन हो गए तो उसके बाद उन्हें पता चला कि पूरे शहर के लिए भी एक चिराग की आवश्यकता की पूर्ति नहीं की गई है। तो पहले तो उन्होंने वादे किए थे प्रत्येक घर की आवश्यकता की पूर्ति और रोशनी का व्यवस्था करेंगे, लेकिन घर तो छोड़ो, शायर बताना चाह रहा है वह पूरे शहर के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे। दूसरी गजल है, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है। दरख्त मतलब वृक्षों के साये में। अब वृक्षों के साये में मतलब का तात्पर्य क्या बताया गया है कि यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, कि जब हमें पेड़ की छाया के अंदर भी हमें धूप लगने लग जाए तो इसका भाव दूसरा हो जाता है कि हमें जो आश्रय देता है और उसी के विचारों में परिस्थिति के अनुसार कुछ बदलाव आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए।
तो चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए, कि चलो अब हमें यहाँ पर नहीं रहना है, हमें अन्यत्र अपना विश्राम या आश्रय स्थल बना लेना चाहिए। भाव ये जाता है कि जो पहले हमें आश्रय देता था या हमारी देखरेख करता था, और समय बदलाव के कारण, परिस्थिति बदलाव के कारण वो लोग, उन लोगों के विचारों में कुछ परिवर्तन आ जाए या बदलाव आ जाए, तो हमें क्या करना चाहिए, वो आश्रय स्थल हमें छोड़ देना चाहिए और अपना आश्रय स्थल अन्यत्र खोज लेना चाहिए। ना हो, तीसरी गजल है, ना हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। अब इस गजल के माध्यम से क्या बताया गया है, अगर हमारे पास तन ढकने के लिए कोई कमीज नहीं है या वस्त्र नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, जो अभावग्रस्त लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पैरों को मोड़कर इस तरह से बैठते हैं कि अपने तन को वो ढक लेते हैं। तो मतलब ये है कि अभाव से जो ग्रस्त व्यक्ति होता है, तो वो उसको दूर करने की कोशिश नहीं करता, वह अभावों से ही समझौता कर लेता है और जैसा जीवन उनका चल रहा है उसी में वह संतुष्टि प्राप्त कर लेता है। ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए, किन लोगों को कहा गया है कि ये लोग कितने मुनासिब है, मतलब कितने अभ्यस्त हो चुके हैं कि ये अपने जीवन के अंतर्गत जैसा मिल रहा है उसी में ये खुश है, लेकिन उसको अच्छा करने का ये प्रयास नहीं करते हैं। खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही। आप इसके अंतर्गत क्या बताया, खुदा नहीं, आप भगवान नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, ना सही, लेकिन जो आपको एक सुंदर मानव बनने का जो सपना दिया है वह तो बहुत ही सही है। मानव बनने का अगर सुंदर सपना दिया है तो वो बहुत अच्छा है। कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, उसके बाद में ये बताया गया है कि कोई हसीन नजारा है नजर के लिए, कोई सभ्य समृद्ध समाज का जो दृश्य है वह देखने के लिए एक नजारा तो आपके पास है, कि मतलब आपको मानवता के लिए मानते हैं कि आप भगवान नहीं है, लेकिन आप एक इंसान है, एक मानव है, तो मानव का क्या फर्ज बनता है कि लोगों के लिए, परोपकार के लिए कोई भी कार्य करे, क्योंकि आप सब कुछ देख सकते हो। एक समृद्ध समाज के लिए, एक सभ्य समाज के लिए क्या क्या होना चाहिए वो आपकी आंखों को दिखाई देता है। तो हमें वही करना चाहिए जो हमारी आंखों को दिखता है, तो उसको हम अच्छे रूप में लोगों के आगे प्रदर्शित करना चाहिए। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मुतमईन मतलब इसमें बताया गया है कि शोषक वर्ग या समृद्ध वर्ग, जो पैसे वाले वर्ग होते हैं जैसे जमींदार, साहूकार, तो उन वर्गों के लिए तो उनका मानना क्या है कि वो कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझेंगे और वो कभी भी किसी की भी परिस्थिति देखकर अपने आप को, पत्थर दिल भी उनका नहीं पिघल पाएगा। वो अपने दिल को क्या मान रहे हैं, पत्थर के समान मान रहे हैं, जो कैसी भी परिस्थिति में वो नहीं पिघलेगा। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। अब इसमें शायर क्या कह रहा है, मैं बेकरार हूँ, मैं व्याकुल हूँ। क्या मैं व्याकुल हूँ कि मैं ऐसी आवाज को ढूंढना चाहता हूँ, ऐसी आवाज को ढूंढना चाहता हूँ जो लोगों की दर्द, वेदनाएं, उनकी कमजोरियां, उनके आंसू को समझ सके और उनके दर्द की भावनाओं को महसूस कर सके। तो उसी आवाज की खोज में शायर बता रहा है, इसीलिए वे क्या है, बेकरार है। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की। निजाम मतलब बताया गया है कि शासन, तेरा शासन है, अगर आपका शासन है तो आप चाहे जो भी कर सकते हैं, तो तेरा निजाम है, तेरा शासन है, तो तू चाहे तो जुबान शायर की, तू चाहे तो जो शायर की जुबान है उसको सिल दे, वो क्या कहना चाह रहा है उसको बंद कर सकता है, वो क्या लिख रहा है उसको आप बंद कर सकते हो अगर तुम्हारा शासन है तो। पर ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए एक सावधानी बहुत जरूरी है। और वो सावधानी क्या है कि इस नजर के लिए, इस समाज के लिए, इस समृद्ध समाज के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसकी
जुबान को सिल दे, क्योंकि उसकी जुबान के अंदर ही वो क्या करता है, शायर है। तो अपने अंदर जो भी भावनाएं हैं, लोगों के जो अत्याचार सहन कर रहे हैं, उस भावना को वो अपनी कविताओं के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों के सामने ला रहा है। अगर तुम्हारा शासन है तो तुम चाहे इसको समाप्त कर सकते हो, लेकिन उसको समाप्त करने के लिए तुम्हें एक सावधानी बरतनी होगी। क्या सावधानी? कि तुम्हें उसकी आवाज को, कवि की रचनाओं को क्या करना होगा, दबाना होगा या बंद करना होगा। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। अब इस गजल के अंतर्गत बताया गया है कि जिए, किस तरह जिए, अपने फूल, अपने उपवन के फूलदार गुलमोहर के वृक्ष के तले, उसके नीचे जिए। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, और अपना जीवन न्यौछावर करे तो दूसरों के उपवन के फूलदार गुलमोहर को बचाने के लिए। मतलब ये है कि अगर आप, भावार्थ यही निकलता है, अगर आप जीना चाहते हैं तो इस तरह जिए, अपनी सुख सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखें और जो दूसरों की सुख सुविधाएं हैं उसको भी बचाने की या उसकी भी रक्षा करने का पूरा भरसक प्रयास करें। मतलब ये जाता है कि आप परोपकार की भावना के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दे। ये हमारे दुष्यंत कुमार की गजल साये में धूप पूर्ण हो चुकी है। अब हम इसके आगे प्रश्न उत्तर करेंगे। अब इसमें पहला प्रश्न आता है, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, क्या उसका आशय एक खास तरह के फलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है? समझाकर लिखिए। गुलमोहर एक फूलदार पेड़ है, परंतु कविता में गुलमोहर स्वाभिमान का सांकेतिक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कवि हमें गुलमोहर के द्वारा घर और बाहर दोनों स्थानों पर स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 2, पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है और दूसरी बार एक वचन में। अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? तो पहले शेर में चिराग शब्द का बहुवचन चिरागा का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ है अत्यधिक सुख सुविधाओं से। दूसरी बार यह एक वचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है सीमित सुख सुविधाओं का मिलना। दोनों का ही अपना अपना अलग महत्व है। बहुवचन शब्द कल्पना को दर्शाता है और वहीं एक वचन शब्द जीवन की यथार्थता मतलब वास्तविकता को दर्शाता है। इस प्रकार दोनों बार आया हुआ एक ही शब्द अपने अपने संदर्भ में भिन्न भिन्न प्रभाव रखता है। प्रश्न नंबर 3, गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़े। यहाँ दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है? उत्तर है, गजल के तीसरे शेर से कवि दुष्यंत का इशारा समयानुसार, मतलब जैसा समय चल रहा है व्यक्ति को उसी अनुसार कार्य करना चाहिए, अपने आप को ढाल लेने वालों से है। कवि कहते हैं कि ये ऐसे लोग हैं जिनकी आवश्यकताएं तो बड़ी होती है और इसलिए ये अपना सफर आराम से काट लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, आशय स्पष्ट करें। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। अब इसका हमें इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। इन पंक्तियों के जरिए शासक वर्ग पर व्यंग्य किया गया है कि जिसका शासन है, शासक वर्ग की सत्ता होने के कारण वे किसी भी शायर की जुबान पर पाबंदी अर्थात अभिव्यक्ति पर पाबंदी लगा सकता है। शासक को अपनी सत्ता कायम रखने के लिए इस प्रकार की सावधानी रखना भी जरूरी होता है, परंतु ये सर्वथा अनुचित है। यदि बदलाव लाना है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
आवश्यक है। प्रश्न नंबर 5, दुष्यंत की इस गजल का मिजाज बदलाव के पक्ष में है। इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। दुष्यंत की यह गजल सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की मांग करती है। तभी कवि मैं बेकरार हूँ, मतलब व्याकुल हूँ, आवाज में असर के लिए, कि लोगों की आवाज में जो बदलाव के लिए, या दरख्तों के साये में धूप लगती है कि जिसने आश्रय दिया उसी में हमें परिवर्तन दिखाई देता है, आदि बातों को कहता है। कवि अपनी शर्तों पर जीना चाहता है और ये तभी संभव है जब परिस्थितियां में बदलाव आएगा। प्रश्न नंबर 6, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दुष्यंत की गजल का चौथा शेर पढ़े और बताइए कि गालिब के उपयुक्त शेर से वह किस तरह जुड़ता है। तो दुष्यंत की गजल का चौथा शेर, खुदा न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। गालिब स्वर्ग की वास्तविकता से परिचित है, परंतु दिल को खुश करने के लिए उसकी सुंदर कल्पना करना बुरा नहीं है। उसी प्रकार कवि दुष्यंत भी खुदा को मानव की कल्पना मानता है, परंतु दिल को खुश करने के लिए खुदा की हसीन कल्पना करना कोई बुरी बात नहीं है। दोनों शेर के शायर काल्पनिक दुनिया में विचरण को बुरा नहीं समझते। दोनों के लिए खुदा और जन्नत के विचार ठीक है, क्योंकि दोनों ही अनुभूति के विषय है। प्रश्न नंबर 7, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, यह वाक्य मुहावरे की तरह अलग अलग परिस्थितियों में अर्थ दे सकता है। मसलन यह है कि अदालतों पर लागू होता है जहां इंसाफ नहीं मिल पाता। कुछ ऐसी परिस्थितियों की कल्पना करते हुए निम्नांकित अधूरे वाक्य को पूरा करिए। कि ये वाक्य अधूरे से पूरा करना, इसके अंदर पहला वाला है, यह ऐसे नाते रिश्ते पर लागू होता है। तो इसकी पंक्ति को पूरा करने के लिए, यह ऐसे नाते रिश्ते पर लागू होता है जहां रिश्ते नाते प्रेम देने की बजाय दुख देते हैं। दूसरा था ख, यह ऐसे विद्यालयों पर लागू होता है। इसका उत्तर आता है, ये ऐसे विद्यालय पर लागू होता है जहां बच्चों को उचित ज्ञान नहीं मिलता। फिर तीसरा ग आता है, यह ऐसे अस्पतालों पर लागू होता है जहां उचित इलाज नहीं मिलता है। चौथा और घ आता है, यह ऐसी पुलिस व्यवस्था पर लागू होता है जहां नागरिक को सुरक्षा नहीं मिलती है। ये हमारी दुष्यंत कुमार की गजल जो पूरी हो चुकी है। अगर इसमें कुछ भी आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ पूछ सकते हैं। थैंक यू।